नमस्कार, समय राउंडअप में आपका स्वागत है। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला किया था। तब घाटी के नेताओं की तरफ से तीखी बयानबाजियां हुई थी। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर ये कहा कि सरकार की प्राथमिकता केंद्र शासित प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। सर्वदलीय बैठक में शामिल ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने की मांग उठाई। बैठक का मुख्य मुद्दा केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना था और प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में इसकी बहाली को लेकर प्रतिबद्ध है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने जिला विकास परिषद के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने की तरह ही वहां विधानसभा चुनाव संपन्न कराने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारवार और कोची में भारत के प्रमुख नौसैन्य अड्डों का बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय दौरा शुरू किया। भारतीय नौसेना कर्नाटक के कारवार में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे का विस्तार कर रही है। एक बार जब यह अड्डा पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो यह एशिया में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डों में से एक होगा। सूत्रों ने बताया कि कोची में सिंह भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक जहाज IAC-1 विक्रांत के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस जहाज के दिसंबर 2021 के अंत या फिर 2022 की शुरुआत तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि राज्य में गेहूं की अधिकतम खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद की अंतिम तारीख निकल गई और कई किसानों के गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, अंतिम छोर के किसान तक गेहूं की खरीद यदि जुमला नहीं था तो भाजपा सरकार गेहूं खरीद की तिथि आगे बढ़ाए और अधिकतम खरीद सुनिश्चित करे, अन्यथा बारिश में किसानों का गेहूं बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आग्रह किया कि किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित की जाए। मैनहर्ट घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व शशि रंजन कुमार को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है। जानकारी के मुताबिक मैनहर्ट को काम के आवंटन करने से जुड़ी एक उप समिति में शशि रंजन कुमार अध्यक्ष थे। वही परामर्श समिति में बतौर सदस्य शामिल थे। ACB ने इस मामले में 5 नवंबर 2020 को प्रारंभिक जांच PE दर्ज की थी। माना जाता है कि इस मामले में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैनहर्ट घोटाले की ACB जांच कराने का आदेश जारी किया था। बता दें कि 2005 में रांची में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण के लिए मैनहर्ट कंपनी को परामर्शी बनाया गया था। उस समय रघुवर दास राज्य के नगर विकास मंत्री थे। रघुवर दास के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहते सरयू राय ने मैनहर्ट को परामर्शी बनाए जाने पर सवाल उठाया था और कहा कि इस पूरे मामले में अनियमितता बरती गई। बीते 30 जुलाई 2020 को सरयू राय ने ACB में आवेदन देकर जांच की मांग की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान में SCO सम्मेलन के तहत रूस के अपने समकक्ष निकोलाई पात्रुशेव से मुलाकात की और उन्होंने सुरक्षा क्षेत्र तथा सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग पर रूस भारत संवाद के लिए योजनाओं पर चर्चा की। रूस की समाचार एजेंसी तास ने मंगलवार को खबर दी कि दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पैदा हो रही स्थिति पर अपने विचार भी साझा किए। प्रेस सेवा ने एक बयान में कहा, इस पर जोर दिया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण के सामाजिक और आर्थिक परिणाम आतंकवाद, चरमपंथ, मादक पदार्थों के धंधे और संगठित अपराध के खतरों को बढ़ा सकते हैं। बीजिंग स्थित SCO 8 सदस्य
आर्थिक और सुरक्षा समूह तथा यह सबसे बड़े पराक्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक बनकर उभरा है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। रूस, चीन और 4 मध्य एशियाई देशों किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने 2001 में शंघाई में इस सम्मेलन की स्थापना की थी। भारत सहित 183 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें क्यूबा पर लगी अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों को समाप्त करने की मांग की गई है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि लगातार प्रतिबंध लगे रहने से बहुपक्षवाद और स्वयं संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता कमज़ोर होती है। अमेरिका और इजराइल ही केवल इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं, जिसे 1992 से इस हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारी समर्थन के साथ अनुमोदित किया जाता है। महासभा ने 1992 से ही हर साल इस मुद्दे पर मतदान शुरू किया था। यह प्रस्ताव लगातार 29वें साल बुधवार को पारित हुआ, जिसमें क्यूबा के खिलाफ अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग की गई है। पिछले साल कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति एवं देश के सबसे प्रमुख लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक परिवार के वंशज बेनिग्रो एक्विनो तृतीय का मंगलवार को निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे। एक्विनो के एक रिश्ते के भाई और जनसंपर्क अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक्विनो 2010 से 2016 तक देश के राष्ट्रपति थे। वो एक राजनीतिक परिवार के उत्तराधिकारी थे जिसे फिलीपींस में सत्तावाद के खिलाफ एक बांध के रूप में देखा जाता था। उनके पिता एवं पूर्व सीनेटर बेनिग्रो एस एक्विनो जूनियर की 1983 में मनीला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैन्य हिरासत में हत्या कर दी गई थी। उनकी मां कोराजोन एक्विनो ने 1986 के जनशक्ति विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस को अपदस्थ होना पड़ा था। इजराइल के एक रक्षा मंत्रालयी निकाय ने बुधवार को वेस्ट बैंक में बस्तियों के निर्माण की 31 परियोजनाओं को बुधवार को आगे बढ़ाया। देश की नई सरकार के तहत कार्यभार संभालने के बाद यह पहला ऐसा कदम है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की नई सरकार ने इस महीने की शुरुआत में शपथ लेकर लंबे समय तक इस पद पर रहे बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर दिया था। कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायली बस्ती निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध और फिलिस्तीनियों के साथ शांति स्थापित करने में बाधा मानते हैं। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक में दर्जनों बस्तियों का निर्माण किया, जहां 4 लाख से ज़्यादा इजरायली करीब 30 लाख फिलिस्तीनियों के साथ रह रहे हैं। फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक को भविष्य के स्वतंत्र राष्ट्र के मुख्य हिस्से के तौर पर देखते हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ताएं कई वर्षों से स्थगित हैं। अमेरिका ने इजराइल और फ़लस्तीन दोनों की ऐसी कार्यों से बचने की अपील की है जो शांति प्रयासों में बाधा डालते हों। इनमें बस्तियों का निर्माण भी शामिल है। जलवायु परिवर्तन से येलोस्टोन की बर्फ कम हो रही है। ग्रेटर येलोस्टोन क्षेत्र में उत्तर पश्चिम व्योमिंग में 2 करोड़ 20 लाख एकड़ और मोंटाना और इडाहो के हिस्से शामिल हैं। यह राज्य अमेरिका में स्थित है। गीजर और गर्म झरने के अलावा यह बहुत से वन्य जीवों का घर है, जिनमें से कुछ लंबे समय से यहाँ रह रहे प्रवासी हैं तो कुछ आते जाते रहने वाले घुमंतु जीव हैं। इस क्षेत्र में वह स्थान भी है जहाँ पश्चिम अमेरिका की 3 प्रमुख नदी घाटियाँ मिलती हैं: स्नेक कोलंबिया बेसिन, ग्रीन कोलोराडो बेसिन और मिसौरी रिवर बेसिन की सभी नदियाँ महाद्वीपीय विभाजन पर बर्फ़ के रूप में शुरू होती हैं और येलोस्टोन की चोटियों और पठारों से बल खाती हुई उतरती हैं। सर रिचर्ड हेडली ने केन विलियमसन की कप्तानी में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम को न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम बताते हुए पिछले 2 साल में उसके प्रदर्शन को शानदार कहा। न्यूजीलैंड ने साउथहैम्पटन में भारत को 8 विकेट से हराकर पहली विश्व
टेस्ट चैंपियनशिप जीती। हेडली ने एक बयान में कहा, यह न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास का खास दिन है। यह पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का जश्न मनाने का दिन है। उन्होंने कहा, यह शानदार टेस्ट मैच था जिसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। न्यूजीलैंड ने भारत की बेहतरीन टीम के सामने अच्छा प्रदर्शन किया। इतने साल में न्यूजीलैंड के पास कई अच्छे खिलाड़ी हो गए हैं, जिसमें हमें विश्व क्रिकेट के सबसे प्रतिस्पर्धी टीमों में से एक बना दिया है। उन्होंने कहा, यह कहना सही होगा कि यह टीम न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज ने कहा कि यह जीत 2 साल के शानदार प्रदर्शन का नतीजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।